ओके जी। सो व्हाट वी वर डूइंग लास्ट टाइम राउंड वाज के हम कह रहे थे कि जो इंड्योरेंस लिमिट होती है, ठीक है, endurance limit is the actual endurance limit is different than the endurance limit that is found inside the lab। ठीक है, लैब के अंदर जो endurance limit हम फाइंड करते हैं एक फिक्स सैंपल पे फिक्स कंडीशंस के अंदर, उसको हम एस प्राइम ई लिखते हैं। ठीक है, एंड दिस एस प्राइम ई ये एस्टिमेट भी की जा सकती है यूजिंग इक्वेशन एस प्राइम ई इज इक्वल टू 0.5 एस यू टी। ठीक है, अगर एस यू टी आपकी 1400 मेगा पास्कल से कम हो या जो है वो 200 kpsi से कम हो। अगर उससे ज्यादा हो तो 700 मेगा पास्कल पे कांस्टेंट ले लेते। तो इस एस प्राइम को एस ई में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और ये मॉडिफिकेशन फैक्टर्स जो हैं ये 6 हैं। के ए, के बी, के सी, के डी, के ई एंड के एफ। के ए हमने देखा था कि ये जो है वो सरफेस मॉडिफिकेशन फैक्टर था कि अगर आपकी सरफेस फिनिश इज डिफरेंट सरफेस फिनिश ऑफ द लेबोरेटरी सैंपल, तो फिर आपको इसको के ए से मल्टीप्लाई करना होता है। और उसकी इक्वेशन आपने देख ली थी, ए एस यू टी रेज टू द पावर बी, और ए और बी की वैल्यूज दोनों टेबल में गिवन है। फिर के बी जो है ये साइज मॉडिफिकेशन फैक्टर था। इसके अंदर अगर तो रोटेटिंग बीम ही है आपका भी, जैसे कि सैंपल का है, तो सिंपली आप इसकी इक्वेशन के अंदर अपने पार्ट का डायमीटर डाल देंगे। और अगर आपका पार्ट जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का नहीं है, या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का तो है लेकिन रोटेट नहीं कर रहा, तो इन दैट केस वी फाइंड एन इक्विवेलेंट डायमेंशन डी ई, और उसको फाइंड करने के बाद आप उसको के बी की इक्वेशन में पुट करते हैं, के बी फाइंड करते हैं। इसके अंदर ये चीज याद रखने वाली है कि अगर आपका लोड एक्सियल है तो फिर के बी की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट हम के सी पे आ जाते हैं। के सी लोडिंग फैक्टर है। लोडिंग फैक्टर के अंदर सिंपली 3 वैल्यूज हैं। अगर आपका लोड एक्सियल है तो 0.85 था, अगर बेंडिंग है तो 1 लेते हैं, और अगर टॉर्शनल है तो 0.59 लेते हैं। इस तरह से था के सी। के डी टेम्परेचर मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये हमने पूरा चार्ट देखा था और टेबल भी देखा था वैल्यूज का, कि फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में कोई भी वैल्यू गिवन हो तो आप उसके लिए एस टी ओवर एस आर टी, यानी स्ट्रेंथ एट गिवन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर का फैक्टर निकालते, और वो आप इधर पुट कर देते हैं एस प्राइम ई के साथ, ताकि एस ई उससे रिड्यूस या एक्सीड भी बाज केसेस में हो जाता है, लेकिन अक्सर हाई टेम्परेचर पे रिड्यूस हो जाता है। इसमें ये चीज़ ख्याल रखने वाली थी, हमने एग्जाम्पल भी की थी कि जब भी आप के डी को यूज़ करें तो याद रखें कि अगर आपने इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है जिस पे मैंने बॉक्स बनाया, इसके अंदर अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो आप करंट टेम्परेचर यानी ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे निकाल चुके हैं, तो फिर आप के डी को 1 लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी टेम्परेचर करेक्शन अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू में लगा चुके हैं। और जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ से एस प्राइम ही निकल रही है, तो आपने 2 दफा करेक्शन फैक्टर नहीं लगाना। हाँ, अगर आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ रूम टेम्परेचर वाली यूज कर रहे हैं तो फिर आप के डी से मल्टीप्लाई करेंगे एस प्राइम ई की वैल्यू। आखिर में रिलायबिलिटी फैक्टर के ई हमने पढ़ा था। ठीक है, सो के ई के अंदर क्या था जी, के अगर आपने जो है वो 99% फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी आपने टारगेट की हुई है, तो यू विल टेक रिलायबिलिटी फैक्टर एज 0.814, और बाकी सारी रिलायबिलिटीज के लिए भी ये वैल्यूज गिवन है। जितनी बड़ी रिलायबिलिटी लेंगे उतना वो अल्टीमेट एंड्योरेंस लिमिट या एस ई को कम कर देगी। के ई की वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, जो कि मल्टीप्लाई होनी है एस प्राइम ई के साथ। तो ये जो है कुछ हमारी जो है एंड्योरेंस लिमिट मॉडिफाइंग फैक्टर्स थे। आखिर में जो हमारा फैक्टर रह गया था दैट वाज के एफ। के एफ में आपके लिए ये जरूरी है जानना कि
दिस इज एक्चुअली नॉट अ स्पेसिफिक फैक्टर के जी मैंने फलानी चीज के लिए KF लगाना है. दिस इज जस्ट देयर टू शो यू कि देयर आर स्टिल अदर फैक्टर्स विच मॉडिफाई एंड्योरेंस लिमिट. ये जो आपने KA से KE तक पढ़े 5 फैक्टर्स, इनके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं. उनमें से कोई भी फैक्टर हो तो आप उसको कह सकते हैं कि जी मिसलेनियस इफेक्ट्स फैक्टर KF है. फॉर एग्जाम्पल इधर कुछ एग्जांपल्स दिए. एक है रेजिडुअल स्ट्रेस की एग्जांपल. ठीक है, रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होती है? एनीवन, किसी को पता है रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होती है? आपने शायद मटेरियल्स के कोर्स में भी इस टर्म को देखा हो. जो जो स्ट्रेस बॉडी के माइक्रो स्ट्रक्चर की वजह से बॉडी के या किसी भी मटेरियल के अंदर इनहेरेंटली डेवलप हो जाती है. ठीक है, एक तो होती है ना एक्सटर्नल स्ट्रेस, अप्लाइड स्ट्रेस, जो आपने फोर्स लगाई तो बॉडी स्ट्रेस के अंदर चली गई. एक है रेजिडुअल स्ट्रेस, आपने बाहर से कोई लोड नहीं लगाया लेकिन बॉडी का माइक्रो स्ट्रक्चर ऐसा था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान वो इन कंडीशन से गुजरी कि कुछ स्ट्रेस जो है वो बॉडी के अंदर इनहेरेंटली डेवलप हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी मटेरियल को आप हाई टेम्परेचर पर लेकर जाएं, उसको उसके बाद कूल डाउन एकदम से करें यानी क्वेंचिंग करें, तो माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो डेवलप होता है उसके अंदर उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो इक्विलिब्रियम में जा सके. सो देयरफॉर आपने ये तो आपने देखा होगा कि माइक्रोग्राफ्स क्या होते हैं, लाइन मटेरियल्स होते हैं, उनके माइक्रोग्राफ्स इस किस्म के होते हैं. ये तो पता है ना आप लोगों को? यार मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ये पता है ना. तो इसके अंदर ये जो है दीज आर द ग्रेन्स. ठीक है, इन्हें हम ग्रेन्स कहते थे. ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट क्रिस्टल्स किसी खास एरिया में एक ओरिएंटेशन में होते थे, वो मिलके एक ग्रेन बना लेते थे. तो अगर आप मटेरियल के को हीट करके उसकी फास्ट कूलिंग करते हैं तो देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर दीज टू सेटल, और ये एक दूसरे के ऊपर कंप्रेशन या स्ट्रेसेस अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, अगर आप बहुत स्लोली कूल डाउन करें किसी मटेरियल को तो फिर उसके पास इक्विलिब्रियम में आने का टाइम होता है, फिर ये स्ट्रेसेस रिलीज हो जाती हैं, रेजिडुअल स्ट्रेसेस. ठीक है, बट अगर आप इसको फास्ट कूलिंग करें तो ये ग्रेन्स एक दूसरे पे स्ट्रेस लगा रहे होंगे. ऑफन दी स्ट्रेसेस आर कंप्रेसिव इन नेचर. ठीक है, तो आपका पार्ट जो है वो बगैर किसी एक्सटर्नल लोड के भी एक कंप्रेशन के अंदर है. फिर जब आप एक्सटर्नली टेंसाइल लोड लगाएंगे तो पहले ये वाला कंप्रेशन रिलीज होगा, यानी आपकी इनिशियल जो टेंशन का पार्ट है दैट वुड कैंसल आउट दिस रेजिडुअल स्ट्रेस फर्स्ट, and then the material will undergo tension. So therefore residual stress जो है वो नजर ये आएगा कि उसने आपकी जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की, एंड्योरेंस लिमिट है, उसको इम्प्रूव कर दिया. ठीक है, विच इज डिजायरेबल. सो ये भी होता है बाज औकात के मटेरियल के अंदर, चूंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस जो है वो एक्सटर्नल सर्फेसिस पे आती हैं. आपको पता ही है, अगर आपकी शैफ्ट एक शैफ्ट अगर रोटेट हो रही है तो इसके टॉप और बॉटम पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस आती हैं, और अगर ये रोटेट हो रही है तो यानी जैसे जैसे आप सेंटर के करीब आते हैं तो आपकी स्ट्रेस कम होती जाती है. सेंटर पे बेंडिंग स्ट्रेस या टॉर्शनल स्ट्रेस जीरो होती है. ठीक है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू एम सी ओवर आई, जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसमें सी जीरो हो जाता है, या टॉ इज इक्वल टू टी आर ओवर जे में आर जीरो हो जाता है. सो आर और सी की मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो सरफेस के ऊपर होती हैं, तो सरफेस के ऊपर मैक्सिमम टेंशन या कंप्रेशन आती है. तो अगर आपका मटेरियल टेंशन के अंदर जा रहा है तो बाज औकात ये भी किया जाता है कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस को इंड्यूस किया जाता है मटेरियल के ऊपर with different methods में भी. इनमें शॉर्ट पिनिंग फॉर एग्जांपल, ये स्टेनलेस स्टील की बॉल्स होती हैं, ये तेजी से एट हाई वेलोसिटी बॉडी से कोलाइड कराई जाती हैं, तो उसकी सरफेस के अंदर ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं. इसी तरह हैमरिंग या कोल्ड रोलिंग, इनसे भी
आपकी रेजिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। ठीक है जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल रोलिंग है, रोलिंग से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रोलिंग। ठीक है, जब आप मसलन एक शीट है जिसका ये थिकनेस है, आपने इसकी थिकनेस कम करनी है, तो व्हाट विल यू डू, यू विल पास दिस शीट बिटवीन रोलर्स। ठीक है, ये रोलर्स हैं आपके, इन रोलर्स के दरमियान गैप को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब आपने इसको शीट को थिन करना है तो इसके दरमियान गैप को आप इसकी एक्चुअल थिकनेस से कम कर देंगे, शीट की थिकनेस से, फिर आप इसको फीड करेंगे इस डायरेक्शन में शीट को, तो वो रोलिंग की वजह से थिन हो जाएगी और उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब ये जो प्रोसेस है इसको कोल्ड रोलिंग कहते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे होता है। और इसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर रोलिंग कर रहे होते हैं, आप रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसके अंदर 10 to 20% कम हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन यानी जिस डायरेक्शन के अंदर इसको रोल कर रहे हैं आप, जो इसकी ये वाली डायरेक्शन है, इसके अंदर जो है बॉडी की या शीट की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ 10 to 20% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज अ मिसलेनियस फैक्टर। सिमिलरली चले मैं अब जरा जल्दी थोड़ा इसको निकालते हैं। क्रोयन, आपको पता ही है क्रोयन क्या होती है, मैंने पहले भी एक दिन पूछा था। क्रोयन इज रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो कोरोसिव एटमॉस्फेयर अगर होगा, ठीक है, मसलन वाटर वगैरह से कांटेक्ट में आएगी बॉडी, तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करना शुरू कर जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एयर में, जिसकी वजह से जो सरफेस है मटेरियल की वो केमिकली चेंज हो जाती है। सो अगर सरफेस के अंदर आयरन मौजूद है तो आयरन ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा, एल्यूमिनियम मौजूद है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। और जब आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो फिर वो मटेरियल के साथ उस तरीके से बॉन्ड नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाता है, मटेरियल रिमूव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का वेट भी कम होना शुरू हो जाता है और स्ट्रेंथ भी कम होना शुरू हो जाती है। अब ये जो कोरोजन है, दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन, राइट। अगर आप कोरोसिव एनवायरनमेंट के अंदर हैं तो जितना ज्यादा टाइम आप मटेरियल को जितना ज्यादा टाइम मटेरियल उस कोरोसिव एनवायरनमेंट में स्पेंड करेगा, उतनी ज्यादा कोरोजन अकर होगी, उतनी वीक होगा मटेरियल। सो नाउ दिस बिकम्स टाइम डिपेंडेंट। अर्लियर हमने जो इक्वेशंस बनाई थी वो क्या थी फटीग स्ट्रेंथ की, फॉर एग्जांपल इट वाज an raised to the power b, n वाज नंबर ऑफ साइकिल्स। हमने इसमें फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं किया था, यानी ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी। अगर आप ये नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो 10,000 आरपीएम पे चल रहे हैं तो भी लाइफ इतनी होगी, अगर 1000 आरपीएम पे चल रहे हैं तो भी लाइफ इतनी होगी। ठीक है, लेकिन व्हेन दीज टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज या टाइम डिपेंडेंट चीजें जो है इफेक्ट करना शुरू कर दें, तो फिर फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप an रेज पर b तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका सैंपल जो है वो 1000 आरपीएम पे चल रहा है वर्सेस अनदर सैंपल जो 100 आरपीएम पे चल रहा है, तो 100 आरपीएम वाला 1000 आरपीएम वाले से पहले फेल कर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोरोजन जो एक्ट करेगी वो उसके नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा गुजरने से पहले ही एक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो फिर आपके पास ये टाइम डिपेंडेंसी भी आ जाती। इसी तरह टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो भी टाइम डिपेंडेंसी आ जाती। और इसी तरह हम अगर देखें तो ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग, ठीक है, प्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से सरफेस को मॉडिफाई किया जाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि दिस रिड्यूसेस द एंड्योरेंस लिमिट by as much as 50%। क्रोमियम प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, कैडमियम प्लेटिंग, इसकी वजह से आपकी एंड्योरेंस लिमिट कम हो रही है। तो जिंक प्लेटिंग एक ऐसी प्लेटिंग है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता फटीग स्ट्रेंथ पे। सो जिंक प्लेटिंग इज डजंट इफेक्ट
द एंड्योरेंस लिमिट। बाकी ये सारी जो लिखी हुई हैं ये इफेक्ट करती हैं। कितना इफेक्ट करती हैं जी? एज मच एज 50%। Anodic oxidation of light alloys reduces bending endurance limit by as much as 39%, but has no effect on torsional endurance limit. ठीक है। So this is another thing. आपको ये भी देखना है कि लोडिंग किस किस्म की है। अगर जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से बाज मटेरियल्स के अंदर बेंडिंग के अंदर तो एंड्योरेंस लिमिट कम हो रही होती है, लेकिन अगर टॉर्क के अंदर है आपका सैंपल तो फिर एंड्योरेंस लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह मेटल स्प्रेइंग रिजल्ट्स इन सरफेस इम्परफेक्शंस दैट कैन इनिशिएट क्रैक्स, और 14% तक जो है वो फटीग स्ट्रेंथ में कमी वो टेस्ट्स के अंदर वो एक्सपेरिमेंटली देखी गई है। साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि अभी तक हमने ये जो रिलेशनशिप देखा था इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं था फटीग स्ट्रेंथ निकालने में, सिर्फ नंबर ऑफ साइकिल्स का था। लेकिन जो है जब क्रोयन या हाई टेम्परेचर या इस तरह के और फैक्टर्स आ जाएं जो कि टाइम डिपेंडेंट हो, तो फिर साइक्लिक रेट या फ्रीक्वेंसी जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती। यानी आप लाइफ को फिर नंबर ऑफ साइकिल्स के साथ साथ नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ ईयर्स में भी आपको हो सकता है बताना पड़े। ठीक है जी। फ्रेटेज कोरोजन, दिस इज सॉर्ट ऑफ कोरोजन ड्यू टू फ्रिक्शन। होता यह है कि जब आपके बहुत टाइटली फिटेड पार्ट्स जो है वो टेंशन या कंप्रेशन के अंडर जाते हैं तो देयर इज माइक्रोस्कोपिक मोशन बिटवीन पार्ट्स। ठीक है, टाइटली फिटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स हैं, उनके दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक मोशन होती है उसकी वजह से मटेरियल डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी एंड्योरेंस लिमिट लूज करना शुरू कर देता है। ये रेंजेस गिवन है मुख्तलिफ मटेरियल्स के पेयर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने दो प्लेट्स को बड़ा टाइटली बाइंड टुगेदर किया यूजिंग अ नट एंड अ बोल्ट, तो आपका जो नट है और मेटल की प्लेट है उसके दरमियान फ्रेटेज कोरोजन होगी। इसी तरह जो ये फॉर एग्जांपल ये आपकी एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और आपने क्या किया कि इन दोनों को एक नट बोल्ट के जरिए आपस में कर लिया कनेक्ट। अब अपर प्लेट और ये जो इसके दरमियान भी फ्रेटेज कोरोजन होगी, और ये जो नट है इसकी सरफेस और लोअर प्लेट इसके दरमियान भी फ्रेटेज कोरोजन होगी जब ये प्लेट टेंशन या कंप्रेशन में जाएगी। सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स। तो इन द एंड आपके पास, हम एग्जांपल्स अभी करेंगे भी आगे, हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन जरा पढ़ लें उसके बाद हम इस डिटेल्ड एग्जांपल भी करेंगे। बट यू नाउ हैव एस ई इक्वल्स टू के ए के बी के सी के डी के ई के एफ इंटू एस प्राइम ई। याद रखें इसमें से जितने फैक्टर्स का डाटा आपके पास मौजूद होगा आप वो फैक्टर निकाल लेंगे। जिस फैक्टर का डाटा ही मौजूद नहीं, फॉर एग्जाम्पल के एफ का डाटा, मिसलेनियस फैक्टर किसी चीज का डाटा मौजूद नहीं है, तो फिर आप उसको 1 ले लिया करेंगे। या रिलायबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं की, आप उसको 1 ले लें। टेम्परेचर के बारे में बात नहीं की कि रूम टेम्परेचर पे है या नहीं, तो आप उसको 1 ले लें। तो इसी तरह सरफेस फिनिश के बारे में बात अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर जिक्र नहीं किया गया, आप उसको 1 ले लें। सो जो चीज अवेलेबल होगी उसका हम मॉडिफाइंग फैक्टर निकाल लेंगे, और जो चीज मौजूद नहीं होगी उसके मॉडिफाइंग फैक्टर को 1 कंसिडर कर लिया करेंगे। कोई एनी क्वेश्चंस जी? ओके, now we come to the next section, which is stress concentration and notch sensitivity। ठीक है, मैं थोड़ा सा LMS भी चेक कर लूं, कल से नहीं चल रहा था।
तो I was planning to take your quiz today. अभी भी नहीं चल रहा। सो अगर LMS ना चला तो फिर क्विज कल पे चला जाएगा, क्योंकि आपकी सबमिशन क्विज की LMS पे होगी। अच्छा, एनीवेज, द स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड नॉच सेंसिटिविटी, इसके अंदर आपने पिछले चैप्टर में, इनफैक्ट चैप्टर 3 के डाटा में मौजूद था, लेकिन मैंने आपको चैप्टर 5 के साथ पढ़ाया था कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है। कि जब भी किसी बॉडी के अंदर कोई ज्योमेट्रिक डिसकंटिन्यूटी आती है, फॉर एग्जांपल एक शैफ्ट है, उसका एब्रप्टली आपका डायमीटर चेंज हो जाता है, तो ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाती है, यानी स्ट्रेस रेज हो जाती है। इधर जो नॉमिनल स्ट्रेस है दैट वुड बी एट दिस पॉइंट। नॉमिनल, अगर ये आपका एक्सियल स्ट्रेस के अंदर है, तो एट दिस पॉइंट नॉमिनल स्ट्रेस वुड बी नॉट इज इक्वल टू एफ ओवर, ये अगर छोटा डी है इसका, पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये सिग्मा नॉट की वैल्यू होगी जो कि नॉमिनल स्ट्रेस है। और एक्चुअल स्ट्रेस क्या होगी इसमें, जो सिग्मा मैक्स है दैट वुड बी इक्वल टू के टी इंटू सिग्मा नॉट, यानी आपका एक थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है जो कि 1 से बड़ा होता है, और वो सिग्मा नॉट से मल्टीप्लाई हो जाता है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और ये केटी कैसे निकलता था, इसके मैंने आपको बहुत से ग्राफ्स दिखाए थे पीछे, अपेंडिक्स A15 गिवन है आपकी बुक के अंदर, अपेंडिसेस में, उसके अंदर मुख्तलिफ सिनारियोज और मुख्तलिफ लोडिंग कंडीशंस और मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज के लिए जो है केटी की वैल्यूज, उसके ग्राफ गिवन है। ठीक है, वहां से आप निकालते हैं। इसी तरह टॉ मैक्स जो है, जो था, दैट वाज इक्वल टू KTS, स्ट्रेस shear स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, दैट मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल shear स्ट्रेस, ये टॉ नॉट से मल्टीप्लाई होता था, एंड दिस यूज्ड टू बी मोर देन 1 एज वेल। तो ये जो आपने दोनों इक्वेशंस पढ़ी थी और जो ग्राफ्स देखे थे KT और KTS के, दोज वर एप्लीकेबल ऑन स्टैटिक लोड्स। ठीक है, स्टैटिक लोड्स के लिए वो एप्लीकेबल थे। व्हाट इफ आवर लोड इज डायनामिक, यानी हमारा फटीग लोड है, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में हम KT और KTS को रिप्लेस कर देते हैं KF एंड KFS से। यहाँ पे KT था थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर और KTS था थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर अंडर shear। तो अब उसको रिप्लेस कर दिया KF से, विच इज फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, एंड KF इज फटीग shear स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, सो KF और KFS से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन सिग्मा मैक्स की वैल्यू, अब आप चूंकि आपका लोड जो है वो डायनामिक है, चेंज हो रहा है, so sigma max would be KF into sigma naught being the same nominal stress जो कि हम इधर यूज कर रहे थे। सिर्फ ये है कि सिग्मा मैक्स और सिग्मा नॉट जो है ये भी दोनों साइक्लिक होंगे इन नेचर। इसी तरह टॉ मैक्स इज इक्वल टू KFS टॉ नॉट। अब ये फाइंड कैसे करते हैं KF और KFS? सो KF और KFS जो है, they actually depend on a third factor which is known as Q. Q is sorry, Q is जी इसको कहते हैं नॉच सेंसिटिविटी। ठीक है, नॉच सेंसिटिविटी Q। इसी तरह शेयर के अंदर Q शेयर होता है, ये शेयर के अंदर नॉच सेंसिटिविटी है। तो जितनी नॉच सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उतनी नॉच जो है वो जो आपका KF है वो KT के करीब जाता जाएगा। ये भी आगे देख भी लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर इधर मैं कहूँ जी Q की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू Q की 1 हो सकती है, तो जब Q की वैल्यू 1 होती है तो KF माइनस 1 वुड बी इक्वल टू KT माइनस 1, यानी KF वुड बी इक्वल टू KT। ये मैक्सिमम नॉच सेंसिटिविटी है, यानी KF जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू KT हो सकती है, अदरवाइज वो KT से कम होता है। इसी तरह KFS की मैक्सिमम वैल्यू KTS होगी जब Q शेयर 1 के इक्वल होगा। तो उसको हम कहते हैं द मटेरियल हैज फुल नॉच सेंसिटिविटी।
इसी तरह अगर आप इफ यू आर नॉट श्योर कि आपकी फटीग के अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन कितनी है या आपकी नॉच सेंसिटिविटी कितनी है, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट 1 लेंगे, KF KT के इक्वल आ जाएगा, तो योर डिजाइन वुड बी अ कंजर्वेटिव डिजाइन। आप KF की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे होंगे। एनीवेज, इस इक्वेशन से अगर आप KF की वैल्यू निकालना चाहें तो दिस इज द इक्वेशन जो आप यूज कर सकते हैं। KF इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू इंटू KT माइनस 1। इसी तरह KFS इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू शेयर इंटू KTS माइनस 1। अब इसमें KT जो है ये कैसे निकलता है, या KTS, तो दीज कम फ्रॉम अपेंडिक्स A15, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। A15(1), A15(2), A15(3) ये मुख्तलिफ फिगर्स हैं, उनमें ग्राफ्स बने, उनमें से KT और KTS की वैल्यूज निकल आती हैं। और ये जो Q और Q शेयर हैं ये कैसे निकलते हैं जी? Q और Q शेयर निकालने के लिए आपको दो फिगर्स गिवन है। एक फिगर 13 और 14 इधर लिखी हैं, ये प्रॉब्ली 6-19, 6-20 इस तरह करके हैं बुक के अंदर, ठीक है जी। तो फॉर स्टील्स एंड 202 फॉर एल्यूमिनियम एलॉयज आप फिगर 13 को यूज कर सकते हैं टू फाइंड Q। इट इज फॉर बेंडिंग एंड एक्सियल लोडिंग, ठीक है। अब ये है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये स्टील्स के लिए हैं, और ये जो डैश लाइन है ये एल्यूमिनियम एलॉयज के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास नॉच का रेडियस, यानी आपका इस तरह का अगर सैंपल है, तो ये वाला जो रेडियस है ये अगर आपका इधर इंचेस में गिवन है, ये मिलीमीटर्स में गिवन है, सो आपके पास अगर 2 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर की नॉच है, तो आपने देखना है कि जिस मटेरियल को आप यूज कर रहे हैं उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है। से उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ 100 जो है kpsi है या 700 मेगा पास्कल्स है, तो फिर आप यूर हेयर, विच मीन्स कि आपका ये जो है 0.75 के अराउंड आपकी जो है वो नॉच सेंसिटिविटी Q आ गई है। तो वंस यू हैव Q, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप टेबल A-15 में जाएंगे और वहां से KT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर आपको पता है कि KF इज इक्वल टू 1 प्लस Q इंटू KT माइनस 1, ठीक है। सो Q की वैल्यू आपने इस फिगर में से फाइंड करनी है, जो कि चैप्टर के अंदर, ये अपेंडिक्स के अंदर नहीं है, ये चैप्टर के अंदर गिवन है, और KT की वैल्यू ये अपेंडिक्स के अंदर गिवन है। अगर आप शेयर के अंदर देख रहे हो KFS की वैल्यू आपने निकालनी हो, तो फिर आप ये उससे अगला ग्राफ यूज करेंगे Q शेयर फाइंड करने के लिए, क्योंकि KFS इज इक्वल टू, ये आपके पास गए 1 प्लस Q शेयर इंटू KTS माइनस 1, ठीक है। अब KTS अगेन अपेंडिक्स में से आएगी, अपेंडिक्स A15 में से, Q शेयर इस ग्राफ में से आएगी। अब इसमें आपने देखना है कि आपका जो स्टील है वो किस किस्म का है। क्वेंच्ड एंड ड्रॉन स्टील्स, ये हार्ड स्टील्स हैं, इनका ये देखें ये ब्राइनल हार्डनेस नंबर दिया हुआ है। आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की लैब में ब्राइनल हार्डनेस टेस्ट किया होगा, हार्डनेस नंबर फाइंड करना सीखा होगा, ठीक है। ये ब्राइनल हार्डनेस नंबर किसी मटेरियल की हार्डनेस को शो करता है। So if the hardness of your steel is greater than 200, this is a unitless quantity. ये जो hardness number होते हैं ये unitless होते हैं। So if your hardness number is greater than 200, तो फिर आप ये ऊपर वाला ग्राफ यूज करेंगे। अगर ये smaller than 200 है तो ये नीचे वाला ग्राफ यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मली annealed या normalized स्टील्स के अंदर ये नंबर 200 से कम होता है। अगर एल्यूमिनियम है तो आप ये तीसरा वाला ग्राफ यूज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आपका नॉच रेडियस 1 मिलीमीटर था और आपका एनील्ड स्टील है, सो योर Q shear would be this value which is around 0.87 maybe, ठीक है, या 85 या 87। सो आप ये Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, KTS की वैल्यू आप अपेंडिक्स A15 में से फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास KFS आ जाएगा।
और आखिर में आपको पता ही है कि सिग्मा मैक्स या सिग्मा एक्चुअल वुड बी इक्वल टू के एफ सिग्मा नॉट, और सॉरी टॉ मैक्स वुड बी इक्वल टू के एफ एस टॉ नॉट. So in using these charts, obviously ये charts कैसे आए हैं, ये वाले दोनों charts ये experimental data को plot करके आए हैं. और experimental data वो इस तरह straight lines में नहीं होता, वो it would have been something like this, जिसको इन्होंने यूं plot किया हुआ. ठीक है, ये नीचे होता है, उसके अंदर standard deviations होती हैं. So in using these charts, it is well to know that the actual test result from which the curves were derived exhibit a large amount of scatter. इस scatter की वजह से it is always safe to use kf is equal to kt, क्योंकि मैंने आपको बताया था kf की maximum value kt के equal होगी जब q की value 1 होगी. इसी तरह kfs की maximum value kts के equal होगी. ठीक है. So if there is any doubt about true value of q, you can always go back to this. Kf is equal to kt. Also note that q is not far from unity for large notch radii, क्योंकि फिर जितना रेडियस बड़ा उतना आपका सिस्टम जो है वो कंटिन्यूटी के करीब जाता है, तो नॉच सेंसिटिव नहीं रहती, यानी नॉच का उतना इफेक्ट नहीं रहता. कास्ट आयरन के लिए वो कह रहे हैं जी क्यू की वैल्यू 0.2 लेनी चाहिए. अच्छा, अगर आप ये वाले ग्राफ्स यूज नहीं करना चाहते, ये ग्राफ और ये ग्राफ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सो यू कैन ऑलवेज गो टू दिस इक्वेशन, के एफ इज इक्वल टू 1 प्लस के टी माइनस 1 ओवर प्लस अंडर रूट ए ओवर आर. ठीक है, इसमें आर तो वही नॉच का रेडियस है, ए क्या चीज है, ए इज द न्यूबर कांस्टेंट. ठीक है, और इसकी ये वैल्यू गिवन है अंडर रूट ए की. तो अगेन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है. अभी तक हम जो क्वांटिटीज भी मैथमेटिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो सारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. ठीक है, तो आप इसमें नॉच सेंसिटिविटी क्यू भी निकाल सकते हैं टू यूज इन दिस इक्वेशन 1. अब इस इक्वेशन में क्यू निकालना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट के एफ के लिए ये इक्वेशन यूज कर लें. एक ही बात है, दोनों के अंदर अंडर रूट ए एक चीज आ रही है जो कि आपको नहीं पता, दैट इज न्यूबर कांस्टेंट, एंड दैट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग दिस इक्वेशन. तो आप अब इसकी एक एग्जांपल भी हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों तरीकों से, ताकि आपको इस पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाए. A steel shaft in bending has an ultimate strength of 690 megapascal. ठीक है, ultimate strength is 690 megapascals, and a shoulder with a fillet radius of 3 millimeter connecting a 32 millimeter diameter with a 38 millimeter. So notch radius जो है वो 3 millimeter है और small diameter 32 millimeter है. Obviously आप stress find out करते हुए small diameter use करते हैं, लेकिन मैं फिर भी बिग डायमीटर भी लिख लेता हूँ, बड़ा डायमीटर. ठीक है, सिग्मा नॉट जो आप फाइंड आउट करेंगे वो छोटे डायमीटर, क्योंकि उस पर ज्यादा स्ट्रेस आ रही होगी. अच्छा, एस्टिमेट के एफ यूजिंग फिगर 13, जो मैंने फिगर आपको दिखाई थी वो, या फिर इक्वेशंस, ये जो न्यूबर कांस्टेंट वाली ये दोनों इक्वेशंस हैं 33 और 35, इन दोनों, ये दोनों तरीकों से आपने के एफ को फाइंड करना है. ठीक है, आपको पता है कि के एफ इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू इंटू के टी माइनस 1. तो पहले क्यू फाइंड आउट कर लें. 690 मेगापास्कल का स्टील है. ठीक है, स्टील शैफ्ट है. तो पहले मैं अगर इस मेथड पे जाऊं, 690 is close to 700, ये 0.7 गीगा पास्कल है, यानी 700 मेगा पास्कल. सो मैं इस लाइन पे रहता हूँ. आपका जो नॉच रेडियस है वो 3 मिलीमीटर गिवन है, सो यू आर बेसिकली हियर. ठीक है,
ये तकरीबन आपकी इधर आ जाएगी। ये 0.8 ये 0.9 है तो ये तकरीबन 0.85 या 0.84 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके Q की वैल्यू आ जाएगी। KT की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे जी? अब ये स्टील शैफ्ट है बेंडिंग में, यानी ये इस तरह से ये बेंड हो रही है, तो आपको अकॉर्डिंगली फिगर A59 के अंदर ये वाली सिचुएशन मिलेगी जिसमें एक बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर के कन्वर्ट हो रही है शैफ्ट और वो बेंडिंग के अंदर है। तो रेडियस आपका 3 मिलीमीटर है। ठीक है, रेडियस इज यानी R इज 3 मिलीमीटर। तो आपने दो रिलेशन फाइंड आउट करना है, D/D और R/D। ठीक है, D/D is 38 divided by 32 and R/D is 3 divided by 32। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि आपका ये बड़ा डायमीटर 38 मिलीमीटर गिवन था, ये छोटा डायमीटर 32 मिलीमीटर और ये रेडियस 3 मिलीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। So 38 divided by 32 is 1.1875 और 3 by 32 is 0.093। So तकरीबन पॉइंट ये इधर हम पहुंच जाएंगे 0.1 या 0.09 पे, और D by D is 1.18 यानी 1. ये जो लाइन है ये 1.1 की है और ये 1.5 की है, तो इन दोनों के दरमियान कहीं 1.2 के करीब, यानी आप यहाँ कहीं समझ लें। ठीक है, सर पॉइंटर आप वो थोड़ा दूसरा मोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नजर नहीं आ रहा है, बहुत बारीक है। अब नजर आ रहा है पॉइंट? जी सर अब नजर आ रहा है। अच्छा, सो मैं ये कह रहा हूँ कि R/D 0.1 के करीब है और ये तकरीबन 0.1 के करीब है, और ये 1.18 है तो ये तकरीबन 1.18 1.19 या 1.2 के करीब इसको समझ लें। तो ये 1.1 और 1.5 के दरमियान तकरीबन इधर, सो ये तकरीबन आपका पॉइंट बनता है। ठीक है, कि जिधर आपका KT है विच इज 1.4 है ये, तो इधर भी 1.6 होगा, 1.61 कर लें या 1.2 कर लें, 1.61 फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता। 0.85 आपका Q है और KT 1.6 या 1.61 निकल आया। तो यहां से आप KF की वैल्यू निकालें। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने 0.85 लिया, उसने 0.84 लिया है, मैंने 1.61 कहा था, उसने 1.65 लिया। इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता, एंड दीज आर एस्टिमेट्स, वी अंडरस्टैंड दैट कि ये एस्टिमेट्स। सो इट वुड बी 1.55, KF की वैल्यू 1.55 के इक्वल होगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको 0.85 ले लेंगे या इसको 1.62 या कुछ इस तरह ले लेंगे तो ये भी आपका 1.55 से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मे बी सेकेंड डेसिमल प्लेस के ऊपर कोई थोड़ी सी चेंज आ जाए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इक्वेशन यूज करें ये वाली 33 और 35, तो आपको पता है ये आपके पास इक्वेशन है KF की। ठीक है, ये वाली, इसमें KT की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.65, और अंडर रूट R की वैल्यू जो है अंडर रूट 3 के इक्वल होगी। अंडर रूट A निकालना आपने, वो इधर से निकलेगा। तो ये इक्वेशन अगर यूज करें, ठीक है,
तो अंडर रूट ए 0.313 आया, के टी 1.65 उसने यूज किया, तो अगेन वो के एफ की वैल्यू 1.55 ही आती है। सो both methods are giving me the same value of kf या fatigue concentration factor। तो इस एग्जांपल में कोई इशू तो नहीं? नो सर। ओके गुड। अच्छा, अब आपने जब KF निकाल लिया तो व्हाट विल यू डू फॉर सिंपल लोडिंग? सिंपल लोडिंग का क्या मतलब है कि आपके पास एक ही लोडिंग है, या एक्सियल लोडिंग है, या टॉर्शनल लोडिंग है, या बेंडिंग लोडिंग है। So it is acceptable to reduce the endurance limit by either dividing the unnotched specimen endurance limit by KF, यानी आप कहेंगे कि SE जो एक्चुअल है that is SE over KF, ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, यानी आप इंड्योरेंस लिमिट को कम कर रहे हैं, ठीक है। या आप जो रिवर्सिंग आपकी स्ट्रेस है सिग्मा ए, उसको आप सिग्मा ए नॉट, यानी नॉमिनल जो स्ट्रेस थी, अल्टरनेटिंग कंपोनेंट इसको कहते हैं, ये जो सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा ए जो है उसकी वैल्यू आप उसकी नॉमिनल स्ट्रेस वैल्यू से उसको के एफ से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो you are multiplying the reversing stress by kf. However, in dealing with combined stress problems, simple loading के लिए तो आपने देख लिया combined stress में क्या होगा, that may involve more than one value of fatigue concentration factor, the stresses are multiplied by kf. तो बेसिकली वजह क्या है कि अगर आपका कैंटिलीवर बीम है फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर बेंडिंग लोड भी लग रहा है और टॉर्शनल लोड भी लग रहा है, तो अब बेंडिंग लोड के लिए आपके पास KF है और टॉर्शनल लोड के लिए KFS है, तो फिर मैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को किस चीज से डिवाइड करूंगा? तो दैट्स अ कंफ्यूजन। सो देयरफॉर इन दैट केस वी विल नॉट यूज दिस वन, हम ये यूज नहीं करेंगे जब कंबाइंड लोड हो। फॉर कंबाइंड लोड हम इसको यूज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम सिग्मा ए को सिग्मा ए नॉट KF से मल्टीप्लाई करेंगे और टॉ ए को टॉ ए नॉट इंटू KFS से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्ट्रेसेस को मल्टीप्लाई करेंगे KF और KFS से, और फिर आप जो है वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस के ऊपर पहुंच जाएंगे और उसको आप एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है जी। Consider an unnotched specimen with an endurance limit of 55 kilopounds per square inch. Unnotched specimen है, endurance limit है 55 kpsi. If the specimen was notched such that KF is 1.6, what would be the factor of safety against failure for n greater than 10 raised to the power 6 cycles at a reversing stress of 30 kpsi? तो मेरे पास जो अप्लाइड रिवर्सिंग स्ट्रेस है दैट इज 30 kpsi, ठीक है। n ग्रेटर देन 10 रेज पर 6 साइकिल्स का क्या मतलब होता है कि आप बेसिकली एंड्योरेंस फटीग स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि एंड्योरेंस लिमिट की बात करें, क्योंकि स्टील्स के लिए आपकी 10 रेज पर 6 से ज्यादा साइकिल्स पे लाइफ इनफाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। You have to solve by reducing S prime E and you have to solve by increasing the applied stress. Applied stress ये आपके सामने, यानी ये जो वैल्यू है ये 30 kpsi है, ठीक है। दिस इज अ रिवर्सिंग स्ट्रेस। रिवर्सिंग स्ट्रेस का मैंने आपको मीनिंग पहले भी बताया था कि दैट मीन्स के मीन वैल्यू जो है वो जीरो है, जीरो के अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव एक जितना जा रही है स्ट्रेस।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व बाय रिड्यूसिंग एस प्राइम ई, तो एस ई जो है उसकी वैल्यू गिवन है एस प्राइम ई की 55 kpsi, जिसको अभी करेक्ट नहीं किया गया। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे जी? 55 को 1.6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास 34 kpsi आ जाएगी, यानी एस ई वुड बी इक्वल टू 55 over 1.6, 34.4 kpsi। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो पहले तो आप ये देख लें कि जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि 10⁶ साइकिल्स पे ये स्टील जो है, ये इसका जो SN लाइफ मेथड से जो कर्व आता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो इधर आप कहते हैं जी मेरी एस प्राइम ई की वैल्यू आ गई। तो एस प्राइम ई की वैल्यू पे जो आपके नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो 10⁶ से बढ़ जाते हैं, सही है। सो यू हैव एस ई इक्वल्स टू 34.4 kpsi, यानी जो आपकी स्ट्रेस है वो अगर 34.4 kpsi के इक्वल हो या इससे कम हो तो आपके पार्ट की लाइफ इनफाइनाइट हो जाती है। यहाँ पे आपकी एक्चुअल स्ट्रेस क्या गिवन है? वो 30 गिवन है, ठीक है। तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा जी? एस ई डिवाइडेड बाय सिग्मा ए, यानी जो आप मैक्सिमम लगा सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल में लग रही है स्ट्रेस, यानी स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेस, ठीक है। यही थी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन जो आपने शुरू में फर्स्ट वीक में पढ़ी थी। सो दिस इज 34.4 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी 1.15। This is your factor of safety. So this is how you found out the factor of safety by reducing the endurance limit, ठीक है। endurance limit को आपने reduce किया और उसके बाद उसको कंपेयर किया एक्चुअल अप्लाइड स्ट्रेस से। क्यों? क्योंकि आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना था, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेस, या मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अप्लाइड स्ट्रेस, ठीक है। फिर उसने कहा जी दूसरा मेथड इंक्रीज करें अप्लाइड स्ट्रेस को, उससे फाइंड आउट करें। तो अप्लाइड स्ट्रेस इज 30, सिग्मा मैक्स कितनी होगी? ठीक है, वो होगी 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। सो आपके पास 48 kpsi आ जाएगी। अब आप n निकाल लें, n वुड बी इक्वल टू एस प्राइम ई। अब देखें आपने एक ही दफा फटीग फैक्टर लगाना है, जब अगर आपने स्ट्रेस पे लगा दिए फिर स्ट्रेंथ पे नहीं लगाएंगे। सो एस प्राइम ई को 55 लेंगे, 55 और 48 वो 1.15, दोनों सेम वैल्यूज आ जाएंगी, जिस भी तरीके से आप करें। अब अगली एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी डिटेल्ड है, ये हम ब्रेक के बाद करते हैं अगली एग्जांपल, ठीक है। सो आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर और हम